हेलो एवरीवन, आई एम पूजा जैन और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ करेंट अफेयर्स। आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी है, रेलवे, डिफेंस, आईबीपीएस, बैंकिंग के सारे एग्ज़ाम, आईबी, सीयूईटी या फिर आप स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम एंड यूपीएससी एग्ज़ाम्स को भी दे रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे कि आपका सेबी, नाबार्ड, सिडबी, उन सब के एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ करेंट अफेयर्स जो डेली होंगे आपके। और इसके अलावा अगर कोई टॉपिक बर्निंग इशू है जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं, उन बर्निंग इश्यूज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला बर्निंग इशू रहने वाला है वो है 16th फाइनेंस कमीशन, 16वें नंबर का वित्त आयुक्त। काफ़ी न्यूज़ में है, काफ़ी दिनों से चर्चा में है। तो आखिरकार ये फाइनेंस कमीशन क्या होता है, ये 16th फाइनेंस कमीशन क्या है, इनकी टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, इसके अलावा और भी सारे स्टैटिक पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। क्लियर? तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाई इन न्यूज़। ये जो 16th फाइनेंस कमीशन है ये आखिरकार न्यूज़ में क्यों है। फिर 16th फाइनेंस कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, कैबिनेट ने क्या अप्रूवल दिया है। इसके अलावा हम वर्क देखेंगे कि फाइनेंस कमीशन का वर्क क्या होता है, कौन कौन से काम ये करती है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल या कौन से चैप्टर में हमको फाइनेंस कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, वो बातें हम देखेंगे। 15th फाइनेंस कमीशन की जो इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उनको हम देखेंगे। और अंत में बात करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में और क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये जो टॉपिक है ये आपके सारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर यूपीएससी एग्ज़ाम में जीएस पेपर 2 अगर आप देखेंगे तो मेंस के लिए भी एक बहुत अच्छा आंसर राइटिंग यहाँ से तैयार हो सकता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। क्लियर है? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपको जो भी हमारी क्लासेस होती हैं, चाहे वो करेंट अफेयर्स हो, बर्निंग इशू हो, इन क्लासेस का अगर आपको पीडीएफ लेना है तो ये है हमारा टेलीग्राम। आप इसको सिंपली स्कैन कीजिए और मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए जहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अपॉइंट किए हैं। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है जो है डॉक्टर अरविंद पनगरिया। डॉक्टर अरविंद पनगरिया कौन है? तो आप लोग ने नीति आयोग का नाम ज़रूर सुना होगा। 2015 में एक थिंक टैंक बना था जिसका नाम है नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बनाया गया था, बिल्कुल सही है। तो नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरमैन या फिर नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन थे अरविंद पनगरिया, जो कि प्रोफेसर भी रहे हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। और इन्हें 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म भूषण अवार्ड भी दिया था इकोनॉमी की फील्ड में अच्छा काम करने के लिए। तो ये है अरविंद पनगरिया और इनको ही चेयरमैन अपॉइंट किया गया है 16th फाइनेंस कमीशन का। चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? तो अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 280 सब क्लॉज 1 में जाएंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 280 का जो सब सेक्शन है 1, वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत के राष्ट्रपति। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो 16th फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। ऐसा मेंशन हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में फ्रेम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट हुई है, वो हुई है श्री ऋत्विक रंजनम पांडे की। इन्हें सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन बनाया गया है। मतलब हर एक जो बॉडी होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उनका अपना एक सेक्रेटरी होते हैं, एक सचिव होते हैं। तो यहाँ पर श्री ऋत्विक जी पांडे जी की भी नियुक्ति की गई है। तो ये है न्यूज़ जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में था। इसके अलावा कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दिए हैं। मतलब 16th फाइनेंस कमीशन क्या क्या काम करेगा, अपनी रिपोर्ट कब पेश करेगा, ठीक है, वो सारी बातें। तो देखिएगा कुछ मेजर बातें मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखिए, सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंधों की बात कर रहे हैं। अच्छा, भारत सरकार को
इनकम कहाँ से जनरेट होती है? जो हम टैक्स वगैरह पे करते हैं वही तो भारत सरकार की इनकम है। तो भारत सरकार की जो भी इनकम है या जो भी उन्होंने टैक्स कलेक्ट किए हैं वो सारे टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो डिफरेंट स्टेट को वो जो इकट्ठा किया गया टैक्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। मतलब सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड करने वाली बॉडी ही आपकी फाइनेंस कमीशन है। ये टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। करों का बंटवारा करने का काम फाइनेंस कमीशन का होता है और ये टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बात करूं अबाउट द 15th फाइनेंस कमीशन, जो 15वें नंबर का फाइनेंस कमीशन बनाया गया था, उन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया था? उन्होंने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना भी आय होता है, जितना भी इनकम होता है, उसका 41% वो स्टेट को देगी और रिमेनिंग जो 59% होगा वो अपने पास रखेगी। मान लेते हैं भारत सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को 100 रुपये मिले, ये उनकी इनकम है, 100 रुपीज़ उनकी इनकम है। तो यहाँ पे जो 15th नंबर का फाइनेंस कमीशन बनाया गया था और जिसके चेयरमैन कौन थे? एन.के. सिंह। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है कि 15वें नंबर के वित्त आयुक्त कौन थे? आंसर हो जाएगा एन.के. सिंह थे, 15th नंबर की फाइनेंस कमीशन। इन्होंने रिकमेंड किया था कि जैसे कि 100 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है तो इसका 41 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा एंड रिमेनिंग जो 59% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करेगी। इसके अलावा ये जो 41% है या 41 रुपीज़ है वो अलग अलग स्टेट, हमारे जितने भी स्टेट हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। किसी स्टेट को 2 रुपये दे देंगे, किसी स्टेट को 5 रुपये, किसी को 10 रुपये, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो किस तरीके से जो टैक्सेस कलेक्ट हुए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट और सेंट्रल के बीच में होगा। उसके बाद स्टेट के बीच में भी इन करों का बंटवारा, इन टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये रिकमेंडेशन देने का काम कौन करता है? फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पे जो 15वें नंबर का फाइनेंस कमीशन बना था, उन्होंने कहा था कि 41% टोटल टैक्सेस का स्टेट में जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन इनकी रिकमेंडेशन हम कब तक मानने वाले हैं? 25-26 तक हम मानेंगे। 2025-26 तक एन.के. सिंह की कमेटी या एन.के. सिंह की जो चेयरमैन वाला फाइनेंस कमीशन है उनकी रिकमेंडेशन मानी जाएंगी। तो क्या 2026 से करों का बंटवारा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इसलिए तो 16th नंबर का फाइनेंस कमीशन बनाया गया है। तो 16th नंबर का जो फाइनेंस कमीशन है वो अपना जो रिकमेंडेशन है, हो सकता है वो घटा दे, हो सकता है बढ़ा दे, वो बोल दे आने वाले समय में कि 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। हो सकता है 41 को वो 40 कर दे, कुछ भी हो सकता है। वो रिकमेंडेशन कौन देगा? 16th नंबर का फाइनेंस कमीशन देगा, जिसके चेयरमैन अरविंद जी को बनाया गया है। सिंपल, इनकी जो रिकमेंडेशन है, मतलब 16th नंबर की जो फाइनेंस कमीशन बनाया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। कितने सालों के लिए बनाया जाता है? तो 5 सालों के लिए बनाया जाता है। तो ये लोग अपनी रिकमेंडेशन देंगे, अपनी रिपोर्ट को पेश करेंगे और इनकी जो रिकमेंडेशन है वो 1 अप्रैल 2026 से वैलिड होगी। तो 1 अप्रैल 2026 से 16th नंबर की फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन होगी उन्हें माना जाएगा। और इनकी रिकमेंडेशन वैलिड कब तक रहेगी? इनकी रिकमेंडेशन 2031 तक वैलिड रहने वाली है। बात समझ में आई? 2026 जो फाइनेंशियल ईयर है वहां से 2030-31 के फाइनेंशियल ईयर तक 16th नंबर की फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को माना जाएगा। क्या क्या रिकमेंडेशन देंगे? तो पहली तो आपको समझ में आ गया है कि टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैसे करना है। सेकेंड रिकमेंडेशन ये है कि स्टेट के बीच में भी इन टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। ठीक है, अब कोई स्टेट है थोड़ा सा पुअर है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है या फिर हॉस्पिटल तैयार करने हैं, कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है और स्टेट गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत हो सकती है। तो भारत सरकार का एक फंड होता है जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, जिसको हम हिंदी में अगर बात करें तो भारत सरकार की संचित निधि। तो जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे ग्रांट दिया जाता है। ग्रांट मतलब अनुदान या दान, जिसको आपको लौटाना नहीं है, आपकी मदद करने के लिए हमने आपको दान दिया है। तो कंसोलिडेटेड फंड से किसी स्टेट को कितना ग्रांट देना है ये रिकमेंडेशन भी फाइनेंस कमीशन करेगा। और ये जो ग्रांट की बात की गई है, ये ग्रांट की बात आपको हमारे संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 275 में मेंशन मिल जाएगा। तो डिवीजन ऑफ टैक्सेस तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा ग्रांट की बातें भी यहाँ पर की गई हैं और ये ग्रांट जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाएगा। ठीक है,
जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट का भी अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है जिसको हम राज्य सरकार की संचित निधि बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड है उस फंड का इस्तेमाल कैसे करना है, आपकी जो म्यूनसिपालिटीज़ हैं या फिर आपकी जो पंचायत, नगर निगम, नगर निकाय हैं, उनको पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ये रिकमेंडेशन भी फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही दिया जाता है। तो ये बातें तो वो पहले भी कर रहा था, आज से नहीं कर रहा, जब से फाइनेंस कमीशन बनाया तब से उसके सारे काम हैं और वो कर रहा है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और बात लिखी गई है, ज़रूरत पड़ने पर कोई भी ऐसा मुद्दा है जो फाइनेंस से रिलेटेड है और जहाँ पे हमें फाइनेंस कमीशन की ज़रूरत है, तो कैबिनेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या संसद आप बोल सकते हैं, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नया काम हमारे फाइनेंस कमीशन को दे सकता है। तो एक और नया काम यहाँ पर दे दिया गया है। क्या है वो नया काम? हमारे जो राज्य होते हैं और हमारा जो नेशनल लेवल है उसमें आपको दो फंड देखने को मिलेंगे। कौन से फंड है? आप लोगों ने शायद नाम भी सुना होगा, NDRF, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, और SDRF, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। कोई ऐसी आपदा आ गई, साइक्लोन, अर्थक्वेक, कोई भी ऐसी घटना हो गई जिसमें हमें पैसों की ज़रूरत है, तो उसके लिए दो फंड बनाए गए हैं, एक है NDRF और एक है SDRF। तो ये जो फंड तैयार किए गए हैं वहाँ पे फंडिंग कैसे होती है, जो फंड आए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, किन चीज़ों में कहाँ पर उपयोग किया जा रहा है, तो पूरी एक उसको पूरा मैनेज करने की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे देश में एक एक्ट पास किया गया था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, और इसी डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर ही हमने ये दो फंड बनाए थे। तो इन फंड को किस तरीके से उपयोग करना है, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो रिकमेंडेशन भी फाइनेंस कमीशन देगा। और अपनी रिकमेंडेशन की एक पूरी रिपोर्ट कब देनी है इसे? तो 31 अक्टूबर 2025, तो 2025 अक्टूबर 2025 में 16 फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट को दे देगा। ठीक है, और अपनी रिपोर्ट देने के बाद उनकी जो रिकमेंडेशन है वो अप्लाई की जाएंगी 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, अब रिकमेंडेशन कुछ भी हो सकती हैं। अब समझना ये ज़रूरी है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइनेंस कमीशन की बातें, उनकी रिकमेंडेशन मानना मैंडेटरी है? आंसर है नो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट माने, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में आपको फाइनेंस कमीशन की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंस कमीशन की बातें नहीं मानी हो, डिनाई कर दिया हो, नकार दिया हो, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये बाइंडिंग नेचर नहीं है, ये कोई बाध्यकारी प्रकृति का नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को मानना है तो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन मानी जाएगी, नहीं मानना है तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। बात समझ में आई इतनी? अब ये फाइनेंस कमीशन है क्या? तो फाइनेंस कमीशन अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती हैं? ऐसी सारी बॉडी जिनके बारे में जिक्र हमें मिलता है हमारे भारत के संविधान में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई आर्टिकल है जिसके जरिए किसी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे कि अगर हम बात करें आर्टिकल 324 से हमने बना दिया इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हमने आर्टिकल 280 का इस्तेमाल करते बना दिया फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन भी हमारी क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। समझ में आया इतनी चीज़ें? तो हमारा जो फाइनेंस कमीशन है वो आर्टिकल 280 में आपको चैप्टर नंबर 12 में या पार्ट नंबर 12 में मिल जाएगा। ठीक है, जो कि सेंट्रल और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन को बनाने का काम करता है, जिसे 5 साल के लिए, फाइनेंस कमीशन को 5 ईयर्स के लिए बनाया जाता है और इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। पहला फाइनेंस कमीशन 1951 में बना था। ठीक है, पहला फाइनेंस कमीशन कब बना था? 1951 में बना था। और जो 15 नंबर का फाइनेंस कमीशन है, 15 नंबर के फाइनेंस कमीशन को 2017 में बनाया गया था, जिसके चेयरमैन थे NK सिंह, और इनकी रिकमेंडेशन 25-26 तक वैलिड रहने वाली हैं। तो इसलिए अभी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में मिल सकता है। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब हमारा जो फाइनेंस कमीशन है उसमें कितने मेंबर होते हैं? तो एक चेयरमैन होता है और 4 और मेंबर होते हैं। टोटल 5 लोगों का एक बॉडी होती है जिसे हम फाइनेंस कमीशन कहते हैं। एक चेयरमैन जो कि बना दिया गया है अरविंद पनगरिया जी को, और 4 और मेंबर्स होते हैं। तो टोटल 1 + 4 = 5 फाइनेंस कमीशन के मेंबर होते हैं। इन 4 मेंबर में से एक आपको हाई कोर्ट का जज होना अनिवार्य है। क्लियर? तो देखिएगा, पहला फाइनेंस कमीशन ने अपना काम कब से कब तक किया है? तो 1952 से 1957 तक किया है। और फर्स्ट नंबर का जो फाइनेंस कमीशन था उसके चेयरमैन कौन थे? तो KC नियोगी थे।
सेकेंड नंबर का फाइनेंस कमीशन 1957 से 1962 तक काम किया है, ठीक है, और इसके जो चेयरमैन थे वो के संथानम थे। और करेंट जो फाइनेंस कमीशन है आपका 15 नंबर का, ये 2021 से 26 तक काम करने वाला है, जिसके चेयरमैन एन.के. सिंह है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, आर्टिकल 280 में हमको सारी बातें मिल जाएंगी, और पार्ट नंबर 12 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक चेयरमैन होते हैं, 4 मेंबर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा रीअपॉइंटमेंट, तो बिल्कुल हाँ रीअपॉइंटमेंट की जा सकती है, ठीक है। और इनकी जो रिकमेंडेशन होती है वो एडवाइजरी नेचर की होती हैं, मतलब सलाहकारी प्रकृति की होती है, ना कि बाइंडिंग नेचर की। अब कुछ रिकमेंडेशन हम देखते हैं जो कि 15 नंबर के फाइनेंस कमीशन ने दिया था। जैसे कि पहला तो मैंने बता ही दिया है, इन्होंने कहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन 41% शेयर जो है वो स्टेट को दिया जाएगा, जबकि इसके पहले जो 14 नंबर का फाइनेंस कमीशन था, तो 14 नंबर की फाइनेंस कमीशन ने 42% अलॉट किया था कि 42% टोटल टैक्सेस का स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। लेकिन जो 15 नंबर का फाइनेंस कमीशन बनता है तो उन्होंने उसे 1% डिक्रीज कर दिया और कहा कि 41% शेयर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा, और जो 1% बचा लिया वो हमारी जो नई नवेली एकदम यूनियन टेरिटरी बनी है जम्मू एंड लद्दाख, उनके ऊपर खर्चा किया जाएगा। इसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन की एक और रिकमेंडेशन आई थी, क्या, अबाउट द फिस्कल डिफिसिट, जो राजकोषीय घाटा होता है। जो फिस्कल डिफिसिट होता है वो टोटल जीडीपी का 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या दिया था कि फिस्कल डिफिसिट जो है वो 4% ऑफ द जीडीपी होना चाहिए फॉर 2025 to 26, ठीक है। जो जीडीपी का 4% तक ही राजकोषीय घाटा होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात भी रिकमेंड की थी 15 नंबर के फाइनेंस कमीशन में, जिसके चेयरमैन हैं एन.के. सिंह। क्लियर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि बताइए जो 15 नंबर का फाइनेंस कमीशन है उसके मेंबर कौन नहीं है, क्योंकि मैंने बताया एक चेयरमैन होते और 4 मेंबर होते, तो इनमें से कौन से एक पर्सन है जो कि 15 नंबर के फाइनेंस कमीशन के मेंबर नहीं है। आप अपना आंसर दे सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। बाकी मोर अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं आप ऑलिव वुड, हमारे करेंट अफेयर्स को, हमारे बर्निंग इशू को। सो टेक केयर एंड बाय बाय।